जी। नमस्कार। आज भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज की श्रृंखला में हमारे प्रमुख वक्ता हैं प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी। प्रभाकर सिंह जी प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। साथ ही वे भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रभारी भी हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यशाला के तहत कई महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किए गए हैं और भी नए कई व्याख्यान आयोजित करने की प्रक्रिया में हम सब लोग हैं। और यह एक अपने तरह का एक बहुत ही स्तुत्य प्रयास है जिसमें हम सभी प्राध्यापक गण अपनी अकादमिक और अपनी शोधवृत्ति और अपनी अन्य अकादमिक क्षमताओं के संवर्धन के लिए लगातार मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ अपनी प्रतिभाओं से हम आपस में भी समृद्ध होते हैं और अपने मित्रों को भी समृद्ध करते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम सब इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। जूम लिंक के माध्यम से भी मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस विषय के संदर्भ में प्रोफेसर प्रभाकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा। विषय के बारे में संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो हम सब लोग जिन्हें अपनी हिंदी की उपभाषाएं या हिंदी की बोलियां कहते हैं उनके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल प्रभाकर जी ने किया है जनपदीय भाषाओं को लेकर के। और यह एक बहुत स्तुत्य प्रयास है कि जिन जनपदीय भाषाओं से हिंदी समृद्ध होती आई है और जिन्होंने हिंदी को एक तरह से मजबूत करने में भूमिका निभाई है, उनमें कहीं ना कहीं हम एक अंतराल के बाद उनके साहित्य के प्रति उनमें जो लिखा जा रहा है, उनके जो व्याकरणिक स्थितियां हैं, उनमें जो शोध कार्य की स्थितियां हैं, उन सब से कहीं ना कहीं हम अलग थलग पड़ गए हैं। और हमारी हिंदी खड़ी बोली हिंदी के विकास के साथ कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक हिंदी जो है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य के ही इर्द गिर्द हम सिमट के रह गए हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो हमारी जनपदीय भाषाएं हैं उनमें अभी भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर प्रभाकर जी से कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित कराएंगे। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी। बहुत शुक्रिया साथी राजेश पासवान जी। अ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने सभी साथियों को प्रणाम करता हूं जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के इस दूसरे व्याख्यान में, और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं इस प्राध्यापक परिषद परिवार का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस विषय में कुछ अपनी बात रख सकूं। विशेष रूप से प्रोफेसर संजीव दुबे जी का, और आज इस आयोजन का संयोजन कर रहे डॉक्टर राजेश पासवान जी का, मानवेंद्र जी का, और उपस्थित सारे वरिष्ठ प्राध्यापक साथी और मित्रों। साथियों, ये विषय, इसके बारे में क्या बातचीत हमें करनी है, और ये जो योजना है हमारी जो व्याख्यान श्रृंखला की, इसमें इस विषय का चुनाव मैंने क्यों किया, इस पर थोड़ी सी बातचीत करके फिर अपने विस्तार से अपने विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये हुआ कि इस बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन केंद्र में समन्वयक होने का मौका मिला, जिम्मेदारी मिली। और यहाँ एक टर्म प्रयोग हुआ है, जनपदीय अध्ययन। तो इस अध्ययन के बारे में बातचीत करते हुए, इसके पहले, इसके पूर्व में मैं जानना चाहता हूँ, हम सब बातचीत कर रहे थे तो पिछले कोरोना काल में एक श्रृंखला जो चली, हमने एक संयोजन किया श्रृंखला का हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो उस दौरान प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से बातचीत हुई। उन्होंने उसमें जो बातचीत की, उसमें जो बताया उन्होंने जनपदीय अध्ययन के बारे में, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। और जनपदीय अध्ययन की इस प्रक्रिया के बारे में ये हुआ कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। रामविलास शर्मा को हमने पढ़ा, इसके पहले रामविलास शर्मा के यहाँ जनपदीय अध्ययन के बारे में बातचीत होती है, जनपदी चेतना के बारे में बातचीत होती है। तो साथियों, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में
जनपदी अध्ययन का आशय क्या है, जनपदी अध्ययन को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए, उसका हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या महत्व है, भाषाओं के इतिहास में क्या महत्व है, हिंदी और उसकी जनपदी भाषाओं के साथ उसका क्या महत्व है, इस पर विचार किया जाए। तभी मुझे वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ने का मौका मिला और वासुदेव शरण अग्रवाल के दो निबंध मेरी आंखों से गुजरे, जनपदी अध्ययन की आंख और जनपदी कार्यक्रम। इसको पढ़ने के बाद एक नई दृष्टि मुझे मिली। तब जो कुछ प्रश्न मेरे जहन में चल रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी वहां मिला और मुझे लगा कि हिंदी भाषा को, साहित्य को देखने का यह एक नया नजरिया है हमारे सामने। तो क्यों ना इस नजरिए से हम अपनी बातचीत शुरू करें। ये शोध के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में, भाषा के अध्ययन के बारे में नए गवाक्ष कैसे खुल सकते हैं यहाँ से। तो कुछ एक प्रश्नों के साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। एक तो ये प्रश्न ये है कि जनपदी अध्ययन का आशय क्या है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जनपदी अध्ययन या जनपद जिसे कहते हैं, जनपद, जनपदीता, जनपदी अध्ययन का संदर्भ किस तरह से लिया जाए। जब हम जनपद कहते हैं तो जनपद और लोक का क्या अंतर संबंध है, क्या दोनों एक हैं या अलग हैं। और जनपदी अध्ययन के इस प्रक्रिया के बारे में जब आप बातचीत करते हैं तो इसमें कौन कौन से संदर्भ आते हैं। तो एक संदर्भ आता है जनपदी आंदोलन का, और ये जनपदी आंदोलन की इस पूरी प्रक्रिया को किस रूप में बड़े विद्वानों, भाषा चिंतकों ने इसे रूपायित किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम बनारसी दास चतुर्वेदी का आता है, वासुदेव शरण अग्रवाल का आता है। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा का नाम इसमें दर्ज किया जाता है। बाद के दौर में राम नरेश त्रिपाठी को इसमें याद किया जाता है और लंबी श्रृंखला है। तो साथियों, आज मैं आपसे इन्हीं संदर्भों के साथ बातचीत करते हुए कि जनपदी अध्ययन का पूरा जो संदर्भ है, जब हम ग्राम्य संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं, जानपद संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसका हमारी भाषाओं के साथ क्या रिश्ता बनता है। और इस रिश्ते में एक खास बात यह भी है कि चूंकि हिंदी बहुत सारी बोलियों का गुच्छा है, तो उस संदर्भ के बारे में बातचीत करते हुए हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम जनपद संस्कृति की बातचीत करते हैं, ग्राम्य संस्कृति बनाम नागर संस्कृति के बोध की भी बातचीत करते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के अध्ययन से एक नए गवाक्ष खुल सकते हैं, नया द्वार खुल सकता है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम मैं भूल रहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम सब जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक और शास्त्र के बारे में बहुत गंभीर अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन इन सब से गुजरते हुए हमें एक पैनी दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, एक हमारे पास शोधपरक दृष्टि होनी चाहिए। अक्सर हम लोक साहित्य को जनपदी साहित्य के साथ जोड़ लेते हैं। ये सारे संदर्भों के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो कई बार घालमेल भी हो जाता है। तो अनुसंधान में जो टूल्स होते हैं, उन टूल्स के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, उदाहरण लें आप कि हमारे समय के हमारे आधुनिक काल के जो जनपदी कवि हैं, उन कवियों के बारे में बातचीत करते हुए जो हिंदी के कवि हैं, उनकी जनपदी चेतना की हम बातचीत करते हैं। विशेष रूप से हम बातचीत करते हैं त्रिलोचन की, हम नागार्जुन की बात करते हैं, हम बातचीत करते हैं केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह का भोजपुरी जनपद दिखाई देता है हमें, हमें त्रिलोचन का अवध का जनपद दिखाई देता है, मैथिली का जनपद है नागार्जुन का, और बुंदेलखंड का जनपद है केदारनाथ अग्रवाल का। लेकिन ये स्थानीय जनपदीयता से जुड़ते हुए ये कवि किस तरह से खड़ी बोली की कविता करते। आप यहाँ देखिए कि जब जनपदीयता का आशय इन कवियों के यहाँ हम लेते हैं तो कैसे अपने स्थानीय संस्कृति से अपनी कविता को कैसे सुसज्जित करते हैं, वो कविता में कैसे खाद पानी वहां से ले आते हैं। ये बहुत सारे संदर्भ इसके साथ जुड़ते हैं। एक और खास संदर्भ कि हिंदी की जनपदीयता की बातचीत करते हुए रामविलास शर्मा की हिंदी जाति से इसका क्या रिश्ता बनता है। ये कुछ संदर्भ आपके सामने मैंने प्रश्न के तौर पर रखा है। दूसरा संदर्भ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किन स्रोतों से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो स्रोत है वो स्रोत है, मैंने आपसे बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का अध्ययन आप करें, जिसमें जनपदी अध्ययन की आंख जैसा निबंध है, जनपदी कार्यक्रम जैसा निबंध उनका आप पढ़ सकते हैं। रामविलास शर्मा भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या जैसी किताब में इसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। इसके साथ साथ राम नरेश त्रिपाठी के ग्राम्य गीतों के बारे में आप पढ़ सकते हैं।
और अनुसंधान के क्षेत्र में इस बीच अभय कुमार दुबे हिंदी में हम जैसी किताब का अध्ययन आप कर सकते हैं। और मित्रों, प्रतिमान का एक अंक मेरे सामने है जुलाई दिसंबर 2013 का, इसमें जनपदीय चेतना के बारे में बहुत विस्तार से इसमें लिखा गया है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। इन सारे बिंदुओं से गुजरते हुए हम थोड़ा जनपदीय अध्ययन में प्रवेश करते हैं। अब जनपदीय अध्ययन में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ एक प्रश्न उभरता है कि जैसे ही ग्राम बनाम शहर की संस्कृति की बातचीत हम करते हैं या ग्राम्य बनाम नगर की के बोध की बातचीत करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या खो रहा है हमसे। और एक खास बात और कि औपनिवेशिक चेतना के माध्यम से भाषा का जो अध्ययन हमने किया, हमने अपनी जनपदीयता का जो अध्ययन किया, तो उसके रूट्स कैसे अलग हो गए। इन सारे मसलों पर बातचीत करते हुए हम जनपदीय अध्ययन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं इसके पहले एक कविता आपके सामने रखता हूं, और वो कविता हमारी हिंदी के, हम अध्यापक हैं, हम शोधार्थी हैं, तो हम सब जानते हैं। वहां जो शब्द प्रयोग होता है उसके मायने किस तरह से आते हैं, उससे इस व्याख्यान को शुरू किया जा सकता है। त्रिलोचन की कविता है उस जनपद का कवि। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दूखा है, नंगा है अनजान है, कला नहीं जानता। कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता, कविता कुछ भी दे सकती है। कब सूखा है उसके जीवन का सोता, इतिहास ही बता सकता है। वह उदासीन बिल्कुल अपने से, अपने समाज से है। दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है। और इस तरह से ये आगे जो कविता में पंक्तियां आती हैं कि अलग नहीं मानता, उसे कुछ भी नहीं पता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची, अब समाज में वे विचार रह गए नहीं हैं जिनको ढोता। चला जा रहा है वह अपने आंस बोता, विफल मनोरथ होने पर अथवा अकाज में धर्म कमाता है वह। तुलसी कृत रामायण सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण। साथियों, इस कविता में आपको जनपदी चेतना के बारे में भी बातचीत आप कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि जनपद का कवि जिस ठसक के साथ त्रिलोचन यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, तो यहाँ जनपद का पूरा जो ग्राम्य संस्कृति है उसका बोध आपके सामने दिखाई देता है। और उस ग्राम संस्कृति के बारे में जो एक चेतना है उसके साथ अपनी बात शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात ये खास आती है कि जैसे ही भाषा और इतिहास में, चेतना में, साहित्य की चेतना में हम जनपदी चेतना की बातचीत करते हैं, तो वहाँ जो ग्राम संस्कृति के बारे में बातचीत है, उस गांव की रसधारा सूख क्यों रही है, उसका अध्ययन हम किस दृष्टि से करें। यहाँ बार बार एक बातचीत होती है। आप जानते हैं कि ग्राम बनाम नगर संस्कृति के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे लोक में भी हमारी ये धारणा लगभग ये विकसित कर दी गई है कि ग्राम का मतलब गंवारू संस्कृति, और ग्राम का मतलब गंवारू संस्कृति है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमारे संदर्भों के साथ आरोपित कर दिया गया है। तो यहीं पर आपको देखना पड़ेगा कि जनपदी अध्ययन की जरूरत कैसी होती है। मैं आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जनपदी अध्ययन से, जनपद चेतना से बहुत गहरा संबंध रहा है। और वो जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या वजह है कि प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन इतिहास में या भारतीय परंपरा में जब हम बातचीत करते हैं तो ग्राम्य को देखने का हमारा नजरिया बड़ा स्वस्थ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो खींचता क्यों गया, क्यों ग्राम संस्कृति से हम अलग होते गए। और ग्राम संस्कृति से अलग होते गए तो और एक बीच की धारा जो लोक की बनी, तो उसमें जो बातचीत आई कि लोक का मतलब नगर बनाम ग्राम की संस्कृति का वह रूप जो चेतना संपन्न तो है लेकिन ग्राम संस्कृति से अलग थोड़ा है। वो यहाँ पर फोकस हमें ये करना है कि जनपद का अर्थ हमारे संदर्भ में, जो आज का विषय मेरा है, कि जनपद का मतलब ग्राम्य संस्कृति, लेकिन ग्राम संस्कृति का मतलब आहा ग्राम्य संस्कृति नहीं है, ये ध्यान में रखें। उसके लिए बहुत चेतस मन चाहिए, उसके लिए आपके पास एक ग्राम्य बोध चाहिए, उसके पास उसको जानने के लिए आपके पास एक परंपरा का बोध चाहिए, एक आधुनिक मन चाहिए, एक संवेदनशील हृदय आप
के पास होना चाहिए। और इनके बीच में जो अजस्त्र धारा है ग्राम्य संस्कृति की, जहाँ इतिहास भी है, जहाँ कलाएं भी हैं, जहाँ कृषि भी है, जहाँ भूमि भी है, ये सारे संदर्भ वहाँ किस तरह से उपजते हैं, इसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। क्यों वहाँ वो सारे स्रोत सूख गए, वो जल से लेकर, जमीन से लेकर, जन को लेकर, जन संस्कृति को लेकर। इसीलिए जब आप जनपदीय अध्ययन की बातचीत करते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल की उन 3 तत्वों के बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जनपदीय अध्ययन की आंख में बातचीत करते हुए कहते हैं कि ग्राम जीवन जो है, गांव में रहने वाले या ग्राम संस्कृति के लोग जो हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं, और वो पृथ्वी के पुत्र हैं तो उन्हें देखने का आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। उसमें 3 द्वार की बात वो कहते हैं, और वो जो 3 द्वार है उसका विस्तार से उल्लेख उन्होंने किया है। लेकिन उसमें पहला है जो ग्राम जन भूमि है। जन्मभूमि जो है, उस भूमि का प्रवेश द्वार है वह पहला। दूसरा है जन का अध्ययन, जन का मतलब मनुष्य का अध्ययन, और तीसरा है जन संस्कृति का अध्ययन। इन 3 पार्ट से आप उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वो बातचीत करते हैं। मैं अभी उस पर तफसील से आऊंगा, लेकिन उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जिक्र मैंने किया, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिक्र जब करते हैं तो वो कैसे उस जनपद की चेतना जो सूख क्यों गई है, इसके बारे में वो बातचीत करते हैं, जिसकी जरूरत है हमारे आधुनिक समय में। इस पर उनकी एक टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है, मैं वो टिप्पणी पढ़ता हूँ कि मध्य एशिया की मरुभूमि में जिन पर्यटकों ने प्राचीन युग के चिन्हों की खोज की है, उन्होंने देखा है कि यहाँ कितने ही समृद्ध जनपद आज रेती में दबकर बिला गए। किसी समय उन स्थानों में पानी का संचय था, नदी की रेखाएं अब भी मिलती हैं, परंतु मालूम नहीं कब रस सूखने लगा और मरुभूमि एक एक कदम आगे बढ़ने लगी, और मालूम नहीं कब उसने अपनी सूखी जीभ से हमारे हृदय को चाटना शुरू कर दिया। आज लोकालय का अंतिम हस्ताक्षर तक असीम पांडुरता में विलीन हो गया। असंख्य ग्रामों को लेकर जो हमारा देश है, उस देश की मनोभूमि में भी रस का उद्भव आज रुक गया है। जो रस बहुत समय से नीचे के स्तरों में व्याप्त हुआ पड़ा है, वह भी दिनों दिन खुश्क हवा की गर्म सांसों से उड़ जाएगा। अंत में प्राणनाश मरुभूमि आगे बढ़ बढ़कर तृष्णा रूपी अजगर की तरह हमारी इन ग्रामों से गुथे हुए देश को ग्रास करती रहेगी। मरुभूमि का यह आक्रमण हमारी निगाह में नहीं आता, क्योंकि एक विशेष शिक्षा की वजह से देश को देखने वाली आंखें हमने खो दी हैं। झरोखों की लालटेन के उजाले के समान हमारी संपूर्ण दृष्टि का लक्ष्य केंद्रीभूत हो गया है। यहाँ मैं अंतिम पंक्तियों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, जब वो कहते हैं कि ग्राम संस्कृति की जो अजस्त्र धारा है, जो जनपद संस्कृति की जो अजस्त्र धारा है, जिसे हमें देखना चाहिए, वो सूख क्यों गई है, उसे देखने की दृष्टि हमारी क्यों कमजोर पड़ गई। असल में जो नई औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो उस औपनिवेशिक आधुनिकता के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें हमारी भारतीय चेतना को, भारतीय परंपरा को, देशज परंपराओं को, ग्राम्य परंपराओं को देखने की हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी पारंपरिक दृष्टि है, हमारी देशज आधुनिकता की दृष्टि है, वो कैसे हमसे अलग हो गई। इस अलगाव की वजह से हम उस ग्राम संस्कृति का बोध अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे। और यह जब बातचीत वो कर रहे हैं तो उनका लक्ष्य ये है बातचीत करने का कि अक्सर हम केंद्रीभूत होकर जब शिक्षा को देखने की दृष्टि को, भाषा की दृष्टि को रखते हैं तो चीजें कैसे बिखर सी जाती हैं। ये खास तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ दूसरी तरफ जब बातचीत हम कर रहे हैं तो आपसे मैंने बताया कि फोकलोर जिसे हम कहते हैं, लोक साहित्य, अक्सर लोक साहित्य पर बातचीत इन दिनों खूब हो रही है, लोक साहित्य पर पर्चे पढ़े जा रहे हैं, लोक साहित्य का पूरा वितान आपके सामने है। लेकिन लोक साहित्य पर बस मैं संकेत में एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लोक साहित्य के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ बहुत काम का है आपके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक साहित्य के अध्ययन के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, और ये बताया है कि लोक के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो ग्राम्य और लोक एक नहीं है, दोनों में फर्क है। अब दोनों में जब फर्क है तो क्या फर्क है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा
कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। और ये संदर्भ जब विस्तार से उसमें आता है, तो उनका ये कहना है कि भाषा और आचार के संदर्भ में आप विस्तार के साथ इस पर अध्ययन करेंगे तो आपके सामने लोक साहित्य का वो पूरा का पूरा अध्ययन की वो सारी दृष्टि आपके सामने दिखाई देगी। उनका एक कोटेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि लोक साहित्य के अध्ययन की रूपरेखा आपके सामने क्या हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि भारतीय सभ्यता का इतिहास पश्चिम के उन समृद्ध देशों के इतिहास से थोड़ा भिन्न है, जहां सभ्यता के मूल उस नगरों के रहने वाले तत्व चिंतक विद्वान थे। यद्यपि इस देश में बहुत प्राचीन काल से ही पौर और जानपद जनों का अंतर स्वीकार कर लिया गया, पर जिन विचारकों, ऋषियों, आचार्यों को यह देश अपना मार्गदर्शक मानता आया है, वे नगरों के निवासी नहीं थे। कथा, पुराण, गीत, नृत्यों के द्वारा जनपदों के निवासी निरंतर उच्च ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। नगरों के निवासी भी इन्हीं सांस्कृतिक आदर्शों के प्रेरणा स्रोत थे। इस प्रकार यहाँ केवल नगर और ग्राम के भेद से नागरिक लोक संस्कृति को भिन्न नहीं समझा जा सकता। इन संदर्भों के साथ वो बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि जैसे जैसे इसका विकास हुआ, तो आप ये देखें कि लोक मतलब ग्राम से नगर की तरफ ज्ञान गया, और ये प्रक्रिया उस तरह से विकसित होती चली गई। और विकास की इस प्रक्रिया के बारे में बातचीत करें तो ग्रामीण संस्कृति उद्भावक है इन सारे स्रोतों का, लेकिन लगातार वो श्रृंखला कैसे कमतर होती चली गई। और इन संदर्भों के बारे में बातचीत करें तो उनका ये कहना है कि कैसे नगर में कलावंत और राजाश्रय उसको मिला, कलाओं को राजाश्रय मिला, तमाम सारी चीजें। लेकिन हमारी जो पारंपरिक छवियां थी, जिन छवियों के बारे में बातचीत करिए तो बाकायदा इसी लेख में उन्होंने बताया है कि वो विस्तार के साथ अगर आप बातचीत करें तो सबसे बड़े उद्भावक उसके संत थे। संतों के बारे में जब बातचीत आप करते हैं तो संत नगर और ग्रामीण संस्कृति में सेतु का काम करते हैं, और उस सेतु की उस पूरी संस्कृति के बारे में बातचीत करते हुए बहुत विस्तार के साथ वह उस मौखिक परंपरा के बारे में बातचीत करते हैं, लिखित परंपरा के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उन स्रोतों की तरफ वो बार बार ले जाते हैं हमें कि जहां से लोक साहित्य, या कहा जाए कि जहां से ग्रामीण संस्कृति या जन संस्कृति से, ग्राम्य संस्कृति से या जनपद संस्कृति से लोक साहित्य का विस्तार होता है, इसके बारे में वो संकेत करते हैं। मैं बहुत तफसील से उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जहां पर जनपदीय अध्ययन के बारे में जो विस्तार से लिखा गया है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं। अब यहाँ एक खास संदर्भ ये है कि मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ कि जनपदीय अध्ययन के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो जनपदीय अध्ययन की चेतना का जो पूरा का पूरा संदर्भ आता है, उसकी रूपरेखा कैसे विकसित होती है, इस पर अगर आप बातचीत करें तो मैंने आपसे बताया था इसके 3 से 4 चरण की बातचीत आप कर सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ लगभग 1930 से 40 के दशक में एक दौर था जब जनपदीय आंदोलन की रूपरेखा बनती है। और ये जनपदीय आंदोलन की रूपरेखा बनती है तो उसी समय प्रगतिशील चेतना के विकास की भी रूपरेखा बनती है। और ये जनपदीय आंदोलन का आविर्भाव जिस तरह से होता है, उसका जो प्रथम चरण है जो मैंने बताया आपको, वो प्रथम चरण है बनारसी दास चतुर्वेदी की विकेंद्रीकरण की विचारधारा। ये पहला चरण है। इस पर थोड़ा तफसील से विचार आप करें तो चतुर्वेदी जी लगभग फरवरी 34 में साहित्यिक प्रांतों के पुनर्निर्माण की अपील करते हैं। अब ये साहित्यिक प्रांतों के पुनर्निर्माण की अपील क्यों की उन्होंने? उनका ये कहना था कि लखनऊ या काशी जैसी जो जगहें हैं, यहीं से साहित्यिक प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी इकाइयों में उसका गठन होना चाहिए, और प्रांतीय मंडलों के साथ इसका विस्तार किस तरह से होना चाहिए। इस पर वो तफसील से बातचीत करते हैं, और इस बातचीत की प्रक्रिया में उन्होंने विस्तार से बताया, और आप अगर पढ़ें इसको तो आपको दिखाई देगा कि कैसे तमाम पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत विस्तार से इसकी चर्चा वो करते हैं। और इस चर्चा के बारे में जब बातचीत होती है तो इसका जो संदर्भ आता है, आप देखें कि भिन्न भिन्न संदर्भों के साथ वो जनपदीय अध्ययन के लिए भाषा का जो संदर्भ प्रथम चरण में लेते हैं, उसमें 2 पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही। जैसे ज्ञान तरंगणी और मधुकर नाम की पत्रिका में जनपद विशेषांक के अंक निकले, और इन जनपद विशेषांक के अंकों में आप देखें तो आपको बार बार
वो जो प्रांतीय स्तर पे, छोटे छोटे प्रांतों के स्तर पे साहित्य के पुनर्निर्माण की जो भूमि बनती है, उस तरफ वो हमें ले जाते हैं, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं और विस्तार के साथ उसकी चर्चा वो करते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जनपदों की इस प्रक्रिया के बारे में, विकेंद्रीकरण की ये जो प्रक्रिया बनारसी दास चतुर्वेदी की थी, वो मंडल बनाने में तो सहयोग में रही, लेकिन भाषिक अध्ययन की जो पूरी रूपरेखा है वो बहुत विस्तार नहीं पा सकी। असल में इसका विस्तार जो बनता है, वो विस्तार बनता है द्वितीय चरण में, और वो द्वितीय चरण बनता है वासुदेव शरण अग्रवाल के यहाँ। आपको बताएं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जनपदी अध्ययन के प्रथम महत्वपूर्ण, आप इन्हें जनक तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं उद्भावक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उस उद्भावक के रूप में मैंने बताया कि दो निबंधों की विशेष चर्चा हम कर सकते हैं। एक तो है जनपदी अध्ययन की आंख, और दूसरा जो निबंध है जनपदी कार्यक्रम। तो यहाँ पर मैं जनपदी अध्ययन की आंख वाला जो निबंध है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आपकी। आप सब उस निबंध को पढ़ सकते हैं, वो निबंध आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको प्रतिमान के अंक में मिल जाएगा, उनका जो समग्र चिंतन है उसमें भी मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर ग्रामीण जनपदी अध्ययन की आंख में बहुत विस्तार और तफसील से वासुदेव शरण अग्रवाल ये लिखते हैं कि जनपदों का अध्ययन क्यों जरूरी है। और जनपदों का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो जब वो लिखते हैं तो बहुत दिलचस्प तरीके से लिखते हैं। आप पढ़ें इस निबंध को तो आपको लगेगा कैसे एक साहित्यिक भाषा, खूबसूरत साहित्यिक भाषा के साथ कैसे वो उसको एक कविताई वाली भाषा में कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं। बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इसमें लिखा है। उन्होंने प्रवेश ही किया है निबंध में कि भारत जनपदों का देश है, ग्रामों के समूह को जनपद कहते हैं। ये वाक्य है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। गांवों और जनपदों का तांता हमारे चारों ओर फैला हुआ है, और इस भूमि के अधिकांश जन गांवों और जनपदों में बसे हुए हैं। गांव बस्तियां हमारी संस्कृति की धात्री। गांव सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। गांव के जीवन की जड़ें धरती का आश्रय पाकर पनपती हैं। गांवों में जन के जीवन को टिकाऊ आधार मिलता है। शहरों का जीवन उखड़ा हुआ जान पड़ता है। जनपदों का जीवन हजारों वर्षों की अटूट परंपरा लिए हुए। गांवों में जन की सत्ता है, नगर राजाओं की क्रीड़ा भूमि है। और इस तरह से जब बातचीत वो करते हैं तो उन्होंने लिखा कि इसका विस्तार किस तरह से होता गया, और विस्तार की इसी प्रक्रिया के बारे में वो बातचीत करते हैं। और फिर इन संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए आपको बताऊं कि वही बड़ा खूबसूरत सा एक संदर्भ उनके यहाँ आता है, जब वो कहते हैं कि ग्रामीण जनपदी चेतना और कृषि संस्कृति को जानने के लिए आपके पास एक विशेष आंख की जरूरत होनी चाहिए। आपके पास अगर वो दृष्टि नहीं है तो आप ग्रामीण संस्कृति, ग्राम संस्कृति या जनपदी चेतना को नहीं जान सकते। जैसे उदाहरण में उन्होंने इसी निबंध में एक जगह लिखा है कि किस प्रकार खुदाई रूप में गेहूं का दाना जुड़ी हुई पत्तियों के साथ प्रथम जन्म लेता है, किस प्रकार नरई पड़ने से वह बड़ा होता है, किस प्रकार गमोदे के भीतर बाल के साथ घरियाएं रहती हैं जो बढ़ने पर बाहर आ जाती हैं, और फिर किस प्रकार उन घरियाओं के भीतर मक्खन फूल बैठता है जब उसके भीतर का रस श्वेत दूध के रूप में बदलकर हमारे खेतों और जीवन को एक साथ लक्ष्मी के वरदान से भर देता है, मानो क्षीर सागर की पुत्री साक्षात प्रकट होकर जनपदों में दर्शन देने आई। ये एक कृषि संस्कृति में गेहूं के उपजने, उसके धान, उसके बाली लगने से लेकर उसके दूध, उसके दानों में दूध आने की प्रक्रिया के बारे में वो लिख रहे हैं। आप पढ़ें इसको तो मुझे लगता है यहाँ आपके पास एक कृषि संस्कृति का बोध होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस बोध से आप नहीं पढ़ सकते इस चीज को। उनका यही कहना है, और बार बार वो कहते हैं कि ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण संस्कृति में जाने पर आपको अगर लोक ग्राम्य संस्कृति की जो चेतना है उसका अध्ययन अगर आपको करना है तो उस अध्ययन के लिए आपको वहां ठहर कर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। बाहर से वो संस्कृति आपको बहुत गंवारू संस्कृति लग सकती है, उपेक्षित संस्कृति लग सकती है, रुका हुआ जीवन लग सकता है, लेकिन उस जीवन में हजारों साल की परंपराएं बोलती हैं। उन परंपराओं के अध्ययन के लिए आपको उससे प्रेम करने की जरूरत है। आप ध्यान रखिएगा कि प्रेम क्या है। हम गांव के साथ हमारा जो रिश्ता है, हम अपने समय में भी लें तो ग्रामीण संस्कृति के साथ उस रिश्ते में
जो मिठास हमारे अंदर होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, तभी ठहराव आता है वहां आके। आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने बकायदा इसी निबंध में लिखा है कि गांव के आदमी से जब आप प्रश्न करते हैं, तो ज्यादा प्रश्न करते हैं तो उलझन में वह पड़ जाता है। उसे प्रश्न आप जब करें तो उसके साथ प्रश्न करके आप उसका उत्तर नहीं समझ सकते, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के क्रम में ही वह उत्तर देगा। उत्तर जब मन करेगा तब देगा। आप रणनीतिक तरीके से कैमरा फोकस करके या बहुत सारी चीजें बनाकर उससे उत्तर नहीं ले सकते। आपको उसके साथ सहजीवन की स्थितियों के साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। मैं यहाँ एक इस निबंध से एक चीज ये भी मैं आकलित करता हूँ कि तमाम सारी जगहों पर जब हम जनपदी या ग्राम्य संस्कृति जिसे हम कहते हैं, उस ग्राम संस्कृति के बारे में आपको मैं बताऊं, डीडी कौशाम्बी ने जनपद संस्कृति के बारे में ये लिखा है कि इसे आप आदिवासी संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आदिवासी संस्कृति को जानने के लिए जो फील्ड वर्क करने वाले बौद्धिक जाते हैं, तो वह बौद्धिक जो उनके जीवन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे वो आदिवासी जीवन के लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं, तब उस आदिवासियत को वो जान पाता है। जैसे कि वीर भारत तलवार ने किया, जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने किया। लेकिन वह जो जाके वहां बाहर बाहर की संस्कृति के बारे में जान लेते हैं और उनके जीवन में सिर्फ कि जल जंगल जमीन की ही समस्या आदिवासी जीवन की समस्या है, उसके तह तक नहीं जा पाते। इसी तरह से ग्राम संस्कृति के बारे में, ये मैं आपको उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, डीडी कौशाम्बी का बहुत विस्तार से इस पर अध्ययन है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, जनपद संस्कृति के बारे में। यहाँ मैं आपको आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बात रख रहा हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल की, और ये पूरा जनपदी आंदोलन चला बहुत विस्तार के साथ। अब इसको पढ़ें तो वो बात बार बार इन सारे संदर्भों के बारे में बातचीत करते हैं और फिर विस्तार से इसमें प्रवेश करते हैं। और उन्होंने कहा कि जनपदों की परिभाषा लेकर गांव के जीवन का अध्ययन होना चाहिए, और गांव के जीवन का अध्ययन 3 सोपानों में होना चाहिए। पहला, भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। दूसरा, भूमि पर बसने वाले जन का अध्ययन। तीसरा, जन की संस्कृति या जीवन का अध्ययन। ये 3 चरण वो उसमें मानते हैं। अब यहाँ आप तफसील से बातचीत करिए तो आपको लगेगा कि भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन कैसे आप कर सकते हैं। आप सिर्फ जो ग्राम्य संस्कृति की भूमि है, मसलन मैं अवध संस्कृति से जुड़ा हूँ, आप भोजपुरी संस्कृति से जुड़े हैं, आपकी ग्रामीण संस्कृति की जो भूमि है, जिस जनपद से जिस ग्राम्य संस्कृति से आप आते हैं, उसकी भूमि का जो पूरा का पूरा संदर्भ आता है, उस भूमि में वहां का जो पूरा का पूरा संदर्भ, पूरा भूमि की जो बुनावट है, वहां वहां जो किसी संस्कृति की बुनावट है, वहां की भूमि से वहां के किनारे जैसे नदियों के किनारे की जो संस्कृति है, ग्राम्य का बोध जहां उस तरह से विकसित होता है, दोआब की जो संस्कृति है, जो किनारे की संस्कृति, तमाम सारी संस्कृतियों की भूमि के बारे में जब बातचीत वो करते हैं तो उनका ये बहुत विस्तार से इस अध्ययन के बारे में बातचीत करने की वकालत करते हैं, और ये कहते हैं कि इसे सामान्य तरीके से आप सिर्फ इसका अध्ययन आप नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि वहां के पशु पक्षियों वनस्पतियों का अध्ययन जनपदी अध्ययन का विशेष अंग है। अब आप वहाँ की तृण के बारे में, वहाँ की लताओं के बारे में, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के संदर्भों के बारे में जब बातचीत करेंगे तो आपके पास नए गवाक्ष खुलेंगे। बहुत सारे संदर्भ आपके सामने आएंगे, बहुत सारे शब्द आपके सामने ऐसे आएंगे, और इस विशाल भूमि को देखने के लिए आपके पास एक मन होना चाहिए। और वो मन आपके पास सिर्फ गांव से जुड़े होने से वो मन आपके अंदर नहीं बनता, आपके अंदर वो बोध होना चाहिए जिससे उस भूमि से जो चीजें उपजती है उसका संदर्भ आप समझ सकते हैं। बहुत सारा उदाहरण इसमें उन्होंने दिया है, उसको मैं छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरा जो संदर्भ है वो है मनुष्य का अध्ययन, जन का अध्ययन। आप देखें कि उस जो जन भूमि से जो जन संस्कृति का अध्ययन बनता है, जो मनुष्य का अध्ययन बनता है, और मनुष्य हमारे जनपदी मंडल के केंद्र में होता है, और उस केंद्र के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं उस मनुष्य के अध्ययन की पूरी रूपरेखा हजारों साल की बनी हुई है। उस रूपरेखा का अध्ययन करते समय कैसे आदान प्रदान होता है, तमाम सारी सांस्कृतिक बुनावटें होती हैं, उन बुनावटों के साथ कैसे आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इन संदर्भों के बारे में वहां पर एक खास बात वो कहते हैं कि आपके पास एक
भाषा शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। यहाँ पर भाषा शास्त्रियों के बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो बोलियों के बारे में बातचीत करते हैं। उस बोलियों के बारे में वो कहते हैं कि बोलियों का कोश निर्माण कैसे आप कर सकते हैं, और उस कोश निर्माण की प्रक्रिया में जब आप उन देशज प्रक्रियाओं के बारे में जाएंगे या बातचीत करेंगे तो आपके सामने वो विस्तार से वो चीजें खुलती हैं, जहां आपको बोलियों की छानबीन करनी पड़ेगी, प्रादेशिक कोशों का अध्ययन करना पड़ेगा और विस्तार से फिर उन शब्दों को एक एक करके उनकी बोलियों और लोकोक्तियों के बारे में आप अर्थ जान पाएंगे वहां। तो ये स्थानीय संस्कृतियों के साथ इसका वो बहुत सुंदर संग्रह की बातचीत करते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये हिंदी में इस तरह से कमतर काम क्यों हुआ है, होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण वो देते हैं कि दिल्ली के अंजुमन तरक्की उर्दू की ओर से इस प्रकार का अध्ययन किया गया, और उस संस्था की ओर से पेशेवर लोगों के द्वारा लगभग 8 भागों में एक पेशेवर तरीके से वो संग्रह छपा भी। ये भी विस्तार से वो इस पर लिखते हैं और बातचीत करते हैं। इन संदर्भों के साथ बातचीत करते हुए मैंने बताया आपको कि जब वो जनपदी कार्यक्रम के बारे में बातचीत करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तो जनपदी कार्यक्रम के बारे में वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर थोड़ा एकेडमिक अप्रोच हमारा आ जाना चाहिए कि वो तो एक संदर्भ आपके सामने आता है। वो ये कहते हैं कि जनपद कल्याणी योजना, यहाँ जनपद कल्याणी योजना में एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ, इससे आप कह सकते हैं कि हिंदी जनपद कल्याणी योजना। असल में हिंदी के विस्तार को आप अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल की इस पंचवर्षीय कल्याणी योजना को तफसील से अगर आप पढ़ें तो आपके सामने रिसर्च के नए द्वार कैसे खुलते हैं। और वो 5 वर्षीय इस योजना में बहुत रणनीतिक तरीके से इन संदर्भों की बातचीत करते हैं। जैसे मैं आपके सामने बताऊं कि पहला वर्ष इसमें क्या अध्ययन होना चाहिए, वो उसके बारे में लिखते हैं। और पहले वर्ष में वो लिखते हैं कि साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी आदि जनपदी साहित्य के विविध अंगों की खोज और संग्रह, वैज्ञानिक पद्धति से उस संग्रह होना चाहिए। ये पहले वर्ष में वो बातचीत करते हैं। दूसरे वर्ष में कहते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जनपदी भाषा का सांगोपांग अध्ययन होना चाहिए, उच्चारण या ध्वनि विज्ञान पर बात होनी चाहिए, शब्दकोश पर बात होनी चाहिए, कहावत और मुहावरों पर बात होनी चाहिए, और पारिभाषिक शब्दों का संग्रह होना चाहिए। ये दूसरे वर्ष के बारे में बात करते हैं। तीसरे वर्ष में उन्होंने कहा कि स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति और उनका इतिहास, स्थानीय पुरातत्व, इतिहास और शिल्प का अध्ययन इसमें होना चाहिए। ये तीसरे वर्ष की योजना के बारे में बात करते हैं। और फिर चौथे वर्ष में वो कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक पदार्थों का समग्र परिचय प्राप्त करना, अर्थात वृक्ष, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पशु पक्षी, कृषि उद्योग धंधों का अध्ययन करना। और 5वें वर्ष में जनपद के निवासी जनों का संपूर्ण परिचय, अर्थात मनुष्यों की जातियां, लोक का रहन सहन, धर्म, विश्वास, रीति रिवाज, नृत्य गीत, आमोद प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले, खान पान, स्वभाव के गुण दोष, चरित्र की विशेषताएं, इन सब का अध्ययन करना। ये जो 5 वर्षीय पूरी योजना वो बताते हैं, तो मुझे लगता है ये एकेडमिक तरीके से वो बताते हैं। और यहाँ उन्होंने लिखा है कि किसी भी संस्था को इस तरह से एक अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, ये बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने इस क्षेत्र में मधुकर, ब्रजभारती, बांधव ढंग के पत्रों के बारे में भी बातचीत की कि कैसे पत्र निकाले जाने चाहिए ग्राम्य संस्कृति से, उस जनपदी संस्कृति से, उसका अध्ययन करने के लिए। और फिर तमाम समितियों के बारे में बातचीत की, जैसे जिस तमाम समितियों के बारे में हम एकेडमिक तरीके से बात करते हैं, उन्होंने उसके सूत्र दिए हैं उसमें। जैसे उन्होंने बताया कि भाषा एक समिति होनी चाहिए, भाषा समिति में जनपदी अध्ययन का वैज्ञानिक खोज होना चाहिए। दूसरी समिति बताते हैं भूगोल या देश दर्शन समिति, जिसमें भूमि के आंखों को भौगोलिक वर्णन तैयार करना, ये दूसरा समिति बताते हैं। तीसरी समिति में पशु पक्षी समिति, अपने प्रदेश के तत्वों को पूरी जांच पड़ताल करना, पशु पक्षियों का अध्ययन करना। चौथी समिति वृक्ष वनस्पति समिति। साथियों, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये इन सारे संदर्भों की जब बातचीत वासुदेव शरण अग्रवाल कर रहे हैं, वैश्विक संदर्भ पे इस समय चारों तरफ जो पारिस्थितिकी संकट आन पड़ा है हमारे सामने, सिर्फ भाषा का संकट नहीं है जिसके बारे में बातचीत करते हैं कि जन भाषाओं को कैसे बचा लिया जाए, जनपदी चेतना को कैसे बचा लिया जाए,
जनपदी चेतना को बचाने का संदर्भ आता है अपनी पारिस्थितिकी को सुरक्षित करना, इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे किया जाए। उसके लिए क्रम से, बिना रणनीतिक तरीके से, बिना चेतना संपन्न तरीके से हम इसको बचा नहीं सकते। और ये बातें आप ध्यान दीजिए कि 70-80 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति लिख रहा है भविष्य के दृष्टिकोण के साथ, और वो बातचीत करते हुए समितियों के बारे में बातचीत कर रहा है। उनका ये कहना है कि साहित्य में सिर्फ साहित्य को इकट्ठा कर लेना, कविता को इकट्ठा कर लेना, भाषा को इकट्ठा कर लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम किसी चिड़िया पर बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए गौरैया पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं, तो उस गौरैया किस क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र की मृदा कैसी है, उसकी वनस्पति कैसे है, वो क्या खाती है, किन किन संदर्भों के बारे में बातचीत, उसका एक वैज्ञानिक अप्रोच आपके पास होना चाहिए। क्यों तमाम सारी जातियां पशु पक्षियों की खत्म होती जा रही हैं, इन पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन आपका ये होगा। ये अध्ययन सिर्फ साहित्य का विद्यार्थी साहित्य के तरीके से, भाषा के तरीके से नहीं कर सकता। उसे भूगोल के विद्यार्थी के साथ, इतिहास के विद्यार्थी के साथ, समाज विज्ञान के विद्यार्थी के साथ तमाम तरह से एक अंतर अनुशासनिक संबंध बना के, प्रोजेक्ट बना के, तब वो उस पर काम कर सकता है। तो आप देखिए कि कितना वैज्ञानिक और ब्रॉड अप्रोच है उस व्यक्ति का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, जब वो जनपदी अध्ययन के बारे में बात करते हैं। उनका सिर्फ ये कहना कि भाषा का कोश बना देना जनपदी अध्ययन का मतलब नहीं है। ये एक संदर्भ है। दूसरे आप देखिए ग्राम गीत समिति। अब यहाँ ग्राम गीत समिति का मतलब कि जिसमें लोकगीत, कथा, कहानी आदि के संग्रह पर काम होना चाहिए। अब यहाँ शब्द ग्राम गीत का करते हैं। अब ध्यान रखिए कि ग्राम शब्द को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि जब ग्राम से सारी चीजें उपज रही हैं तो हमें ग्राम को महत्व देना चाहिए। और ग्राम गीत के बारे में बातचीत वो करते हैं। और इसी तरह से जन विज्ञान समिति के बारे में बात करते हैं, जिसमें विभिन्न जातियों और वर्णों के लोगों के आचार विचार और रीति रिवाजों का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास और पुरातत्व समिति, चूंकि वो पुरातत्व से जुड़े हुए थे, तो प्राचीन, उन्होंने विशेष रूप से इस पर तवज्जो दिया कि प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की सामग्री की छानबीन करना, उनका अध्ययन करना और पुरातत्व संबंधी चीजों को प्रबंधित करके उसका विकास करना। और अंत में वो 8वीं समिति की बात करते हैं, खनिज पदार्थ तथा कृषि उद्योग समिति। जनता के कृषि विज्ञान, उद्योग धंधों, खनिज पदार्थों का अध्ययन करना। मतलब ये कि आप देखें कि बेतरह दोहन जिस तरह से हो रहा है भूमि का, जिस तरह से चीजों, ग्राम संस्कृति में मिट्टी की उपजाऊपन क्यों कम हो रहा है, इसका अध्ययन किस तरह से एक साहित्य का विद्यार्थी कर सकता है। लोक के ग्राम संस्कृति की चेतना के माध्यम से यह भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि मिट्टी बची रहेगी तो जन बचा रहेगा, जन की संस्कृति बचेगी। तो उसके अध्ययन पर बातचीत करते हैं। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा ये निबंध कि जब वो जनपदी कार्यक्रम जैसा निबंध वो लिख रहे हैं, तो जनपदी अध्ययन की एक नई रूपरेखा आपके सामने आती है। अब यहाँ उदाहरण के साथ आपके सामने मैं बातचीत करूं, जो तीसरा संदर्भ है वो है राहुल सांकृत्यायन का। उसके पहले यहाँ एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ग्राम गीत और ग्राम संस्कृति पर ये जब व्यवहारिक धरातल पर ये बातचीत हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जिन लोगों ने किया उनमें नाम आता है राम नरेश त्रिपाठी का। आप सब जानते होंगे कि राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत विस्तार से इस पे काम किया। और राम नरेश त्रिपाठी ने जो लोकगीतों का अध्ययन किया, जिस तरह से उन्होंने उसके विस्तार के साथ उन संदर्भों का अध्ययन किया, वो थोड़ा सा आपके सामने जरूर मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि बिना उसके अध्ययन के आप न तो ग्राम संदर्भ के बारे में बातचीत कर सकते हैं, न तो उसके बारे में। बस थोड़ी सी एक बातचीत करना ये चाहता हूँ कि राम नरेश त्रिपाठी लगभग, आप ध्यान रखिए कि 1924 से लेकर बाद तक के संदर्भ में आप जानते हैं कि वो छायावाद के बाद, द्विवेदी युग से लेकर छायावाद का जो पूरा समय है उस दौर के कवि हैं महत्वपूर्ण वो। लेकिन ग्राम साहित्य में सबसे ज्यादा व्यवहारिक धरातल पर उस व्यक्ति ने काम किया। उन्होंने कई हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल की। उन्होंने ग्राम संस्कृति में कैसे वो घुसे, वहां के गीतों का संग्रह कैसे किया उन्होंने, संग्रह करने के बाद उन गीतों का क्रम कैसे बनाया उन्होंने। लेकिन उसके पहले वो एक दिलचस्प बात लिखते हैं, ग्राम साहित्य नाम का उनका निबंध है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके साथ जोड़कर आपको उसे समझना चाहिए।
उन्होंने लिखा कि यद्यपि मेरा जन्म गांव में एक किसान घर में हुआ और 19 वर्ष की उम्र तक मैंने जौनपुर फैजाबाद की सड़कों पर घूम लेने के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर इसके बाद संयोग से ईश्वर की कृपा से मुझे शहर की ऐसी संगत मिल गई जिसमें शहर का रहन सहन शिष्टाचार का अनुकरण करके पद पद पर चौकन्ना होकर रहना पड़ता था। उसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया कि उसके सामने गांव वालों का जीवन गंदगी आचारहीनता से भरा हुआ घृणित सा लगने लगा। आंखों पर विदेशी सरकार की शिक्षा का चश्मा था, उसमें से गांव की सभी वस्तुएं विकृत दिखाई पड़ती थी। अपने ही देश में मैं विदेशी सा बन गया था। साथियों, ये यहाँ पर थोड़ा ठहर कर विचार करने की जरूरत है। रामनरेश त्रिपाठी जब इस चीज के बारे में लिख रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब मैं शहर गया तो शहर में औपनिवेशिक शिक्षा से मेरा वास्ता पड़ा। वो जो साम्राज्यवादी शिक्षा की जो पूरी नीति थी और उसकी जो दृष्टि है उस पर मेरी नजर गई। उससे मेरी संस्कार किस तरह से निर्मित होते हैं, और उस संस्कार के साथ ये लिख रहे हैं कि कैसे मुझे गांव की जिंदगी ठहरी हुई से लगने लगी। वहां के लोग मुझे गंदे लगने लगे, वहां की पूरी संस्कृति रुकी रुकी सी संस्कृति लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर चेतना का निर्माण हुआ तो मुझे लगा असल में ये विदेशी चश्मा है देखने का, मैं अपने चश्मे से नहीं देख रहा हूँ अपने अपने ग्राम संस्कृति को। तो ये जो औपनिवेशिक शिक्षा की पूरी जो नीतियां थी, उन संदर्भों ने कैसे हमारे दृष्टि को, जनपदी चेतना को कैसे उसने बोथरा कर दिया, कैसे उसने एकांगी कर दिया, खुद अपनी दृष्टि से कैसे उसे। अब यहाँ मैं याद करना चाहता हूँ गांधी जी को। आप देखिए, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक का अध्ययन अगर आप करें तो आपको जनपदी अध्ययन की चेतना का समानांतर पाठ आपको वहां दिखाई देगा। वो उस औद्योगिक सभ्यता का कैसे विरोध कर दर्ज करते हैं। वो बातचीत के क्रम में हिंद स्वराज में ये कहते हैं जो ये मशीनी सभ्यता है, ये राक्षसी सभ्यता है, विकास हमें चाहिए लेकिन वो विकास हम अपने भारतीय चेतना के साथ करेंगे, उस विकास की उस प्रक्रिया के साथ करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ें तो महात्मा गांधी स्थानीय संस्कृतियों पर बहुत महत्व देते हैं। स्थानीय कृषि के बारे में, स्थानीय गीत संगीत के बारे में, स्थानीय ललित कलाओं के बारे में और स्थानीय शिक्षा और स्थानीय भाषा सब के बारे में वो बातचीत करते हैं। लेकिन खास बात उनका ये कहना है कि जिस स्थानीयता में आप पलते बढ़ते हैं वहां की मिट्टी से आपका विकास हुआ है, और उस मिट्टी को जानना, उसके साथ उसका विस्तार करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और वही उसी मिट्टी से आपकी शरीर की बनावट भी बनी हुई। तो आप देखेंगे कि उसके खान पान पर इसीलिए आजकल भोजन से लेकर संगीत से लेकर तमाम सारे संदर्भों की बात, मातृभाषाओं की सबकी बात वो करते हैं और उस पर बहुत गहराई से वो विचार करते हैं, बहुत तफसील से, बहुत संवेदना के साथ बातचीत करते हैं। मित्रों, इस पर एक किताब और मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, उसी दौर में जो छपी संपत्ति शास्त्र नाम की किताब महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो भारतीय कृषि व्यवस्था को औपनिवेशिक व्यवस्था ने कैसे खत्म किया। सरस्वती में धारावाहिक क्रम में वो किताब छपी थी और बाद में पुस्तक रूप में आई संपत्ति शास्त्र। 1909 के आसपास की वो किताब है। हिंद स्वराज उसका प्रकाशन आसपास ही है। तो आप पढ़ें, उस पुस्तक में भी लगभग वो रामविलास शर्मा की जो पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसमें उन्होंने तफसील से इस पुस्तक के बारे में लिखा है। वो अध्ययन करें तो वो स्रोत आपको दिखाई देगा। वहां भी लगभग उस ग्राम संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं, कृषि संस्कृति के बारे में, और कहते हैं कि हमारे यहाँ की चेतना में किस तरह से अकाल अंग्रेजों के आने के बाद क्यों ज्यादा पड़ा, ग्राम संस्कृति को क्यों नष्ट किया उन्होंने, कि जिस खेती से जो उपजाऊ फसल होती थी उसकी जगह दूसरी फसलें क्यों पैदा की उन्होंने, तमाम सारी चीजें। तो बना बना जो ढांचा था उसको तोड़ा कैसे उन्होंने। ये एक खास संदर्भ आप पढ़ें उन चीजों का, तो इस अध्ययन से वो बहुत काम का आपके सामने आता है। एक तो ये, यहाँ पर मैं दूसरे संदर्भ की तरफ आपको ले चलता हूँ, रामनरेश त्रिपाठी को। अब मुझे लगता है कि हमारे शोधार्थियों को रामनरेश त्रिपाठी पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथियों, रामनरेश त्रिपाठी का जो ग्राम गीत की जो पूरी अवधारणा है, जिस तरह संग्रह उन्होंने किया और जोर देकर ग्राम गीत उन्होंने शब्द दिया, उसके लिए उस पर रिसर्च करना चाहिए। घाघर भड्डरी की कहावतों पर उन्होंने संपादन किया है जो हिंदुस्तानी एकेडमी से छपा है, और उसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति है कृषि की, जीवन व्यापार की, इन सब की,
वो सिर्फ कविता नहीं है, वो जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा विकास आपको वहां दिखाई देता है। ये उसी जनपदीय अध्ययन का एक अंग है। यहाँ मैं एक कोट आपके सामने पढ़ता हूँ कि 1 जनवरी 1925 को मैंने अपनी गीत यात्रा शुरू की। बड़ा दिलचस्प है। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण के प्राय सभी प्रांत, बिहार से लेकर आसाम, बंगाल, कुछ हिस्सों को मैंने पैदल, कुछ जगह रेल, लारी, इक्के से यात्रा की। इसमें मेरे 8-10 वर्ष लगे। एक प्रांत से लौट कर आता था तो बीच में 2-3 महीने युक्त प्रांत के जिलों में भी दौरा कराता था। इस तरह काम आगे बढ़ता गया। दक्षिण भारत की 3-4 बार मैंने यात्रा की। गुजरात और राजस्थान 3-4 बार गया। और इसके सिवा मैंने गीत संग्रह के लिए और भी नौकर रखे जिन्हें खूब ठगा। विज्ञापन देकर, पत्र लिखकर, मित्रों से जवानी अनुरोध करके मैंने गीत लिखवा मंगाए। एक संग्रह श्री राजेंद्र बाबू, वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में लिखा उन्होंने, कि उन्होंने भी भेजा जो उनकी धर्म पत्नी के पास लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी धर्म पत्नी के पास भी गीत। और इस तरह से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह 8-10 वर्षों की मेहनत के बाद मेरे पास 20,000 गीतों का संग्रह हो गया। और इस पर भी मैं कह सकता हूं, यह समुद्र में एक बूंद के समान है। आप समझ सकते हैं इसमें संभावनाओं की तरफ इशारा कैसे कर रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। वो उस 8-10 साल की मेहनत के बाद, कहना मैं ये चाहता हूं कि हमें अगर जनपदीय अध्ययन पर काम करना है तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा। फील्ड वर्क की हमारे पास एक चेतना होनी चाहिए। वो चेतना वासुदेव शरण अग्रवाल की जनपदीय अध्ययन की आंख से मिलती है कि ग्राम संस्कृति में जाने का मतलब 2 दिन में भाग आना नहीं है। वहां रहना, वहां चीजों को समझना, वहां के मुहावरों को समझना, वहां की भाषा को समझना, वहां के मिजाज को समझना, खींचती हुई चीजों को पकड़ना और फिर उस परंपरा के साथ उसको जोड़कर उसका अध्ययन करना। तब आपको जो कविता उस पर लिखी गई, जो गीत लिखे गए हैं, तब उसका अवयव आपको समझ में आएगा, उसकी भाषिक संरचना समझ में आएगी, उसकी व्याख्या आपको समझ में आएगी। इसके लिए आपको तमाम सारी पोथियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जीवन के उस संदर्भों के बारे में जानने की जरूरत है, जैसे कि राम नरेश त्रिपाठी हमारे सामने दर्ज कर रहे हैं, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा। अब आप देखें कि इसमें वो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग वर्गीकरण मैंने किया फिर विस्तार के साथ। तो उस वर्गीकरण को आपके सामने मुझे लगता है पढ़ देना चाहिए। लगभग 30 तरह के वर्गीकरण उन्होंने किए। ग्राम साहित्य का वर्गीकरण, कि संस्कार के गीत, व्रत त्योहार के गीत, ग्राम कथाएं, ग्राम मंदिरों में गाए जाने वाले पद, राह के गीत, खेत के गीत, भिखमंगों के गीत, कोल्हू के गीत, चक्की के गीत, ऋतुओं के गीत, बच्चों के गीत, मनोरंजन के साधन, मेले के गीत, गांव के खेल के गीत, गुड़ियों के गीत, नृत्य और उसके प्रकार, गांव के बाजे, कहावतें, सामाजिक स्वास्थ्य की कहावतें, खेती की कहावतें, पहेलियां, बुझौल, नए नए शब्द, मनुष्य और पशु के रोगों के नुस्खे, पेशेवर के शब्द, जड़ी बूटियों की पहचान, मुसलमानों के घरों में प्रचलित गीत और ग्राम देवताओं के गीत। साथियों, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बीच में इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर जो काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मास्टर हिस्ट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट है। वहां पे सबसे बड़ा काम 2-3 जो रिसर्च हुआ वो ग्राम देवताओं के ऊपर हुआ है। विदेशी जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं वो इन विषयों पे काम कर रहे हैं और उसके रूट्स के बारे में तलाशते हैं, उन चीजों के बारे में। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, जैसे कि हमारा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब बना तो यहाँ पर ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विश्वविद्यालय के अंदर आपको कम से कम 2 दर्जन से अधिक ग्राम देवता मिलेंगे। और वो ग्राम देवता के छोटे छोटे मंदिर हैं। अगर हमारे साथी काशी हिंदू विश्वविद्यालय घूमने आते हैं तो देखें कभी, अकेला बाबा से लेकर पीर बाबा तक यहाँ पे आपको मिलेंगे। और उनकी पूरी परंपरा है, उनका इतिहास है पूरा, उनकी कहानियां हैं, उनकी कथाएं हैं, और ग्राम में लोगों के पास उनके गीत हैं। वो हर गांव के अपने अपने ग्राम देवता हैं। वो स्त्रियां आती हैं शादी विवाह में और कैंपस के बीच में घुसते हुए वो आती हैं और गीत गवई गाते हुए वो फिर वापस जाती हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ा सुंदर सा एक देशज वातावरण आपको यहाँ दिखाई देगा इस अधुनातन विश्वविद्यालय में। तो ये खूबसूरत चीज मुझे लगती है, ये होना चाहिए आपके पास, इसे संजोने का एक खूबसूरत। और ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरुआती दौर में ही लिखित रूप से दिया कि किसी भी ग्राम देवता को उनके स्थान से च्युत नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा।
तो एक संदर्भ में सिर्फ आपको दे रहा हूं, तो हमारे लिए और दिलचस्प हो जाता है इस चीज को देखना और समझना। बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन्हें देखना और समझना चाहिए। तो ग्राम गीतों के इन संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए बहुत विस्तार से लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने इस विनिबंध में। मैं बस उस निबंध का एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुना होगा आप सबने। उन्होंने बताया कि हम अक्सर जो उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं, मैं थोड़ा इसके नैरेटिव्स के बारे में बात करके आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे सामने तमाम सारे जो फूको से लेकर जाक दरिदा से लेकर तमाम सारे लोगों ने बातचीत की इस पे, और आप देखिए ब्लॉक ने बात की और ये बताया कि साहित्य इतिहास से बड़ा स्रोत है। और साहित्य जो होता है वो इतिहास से बड़ा स्रोत इस तरह से है कि साहित्य अपने समय के समाज के बारे में बात करता है, अपनी संस्कृति के बारे में बात करता है, अपने स्थानीय परिवेश के बारे में बात करता है और ज्यादा एथेंटिक स्रोत के साथ बातचीत करता है। इसलिए साहित्य को सिर्फ साहित्य की तरह पढ़ा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी हुआ कि जब हम बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर आधुनिक समय में जो मेगा नैरेटिव्स हमारे सामने गढ़े गए थे उसकी जगह छोटे छोटे नैरेटिव्स के बारे में बातचीत होती है। और ये छोटे छोटे जो नैरेटिव्स हैं इसमें एक ऐसे इतिहास और संस्कृति आपकी बोलती है, आपकी पूरी सभ्यता का दर्शन होता है, आपकी आधुनिकता और समकालीनता का भी दर्शन होता है। लेकिन इसको ठहर कर पढ़ने की जरूरत है। मसलन कि अब आप देखें कि सुल्तानपुर जिले में एक गीत मिला राम नरेश त्रिपाठी को, और उन्होंने कहा कि इस गीत को पढ़ते समय मुझे भवभूति का जो उत्तर रामचरितम का जो करुण रस है उससे बड़ा करुण रस इसमें दिखाई देता है। अब ये गीत रामकथा से जुड़ा हुआ गीत है, लेकिन उसमें कैसे उस ट्रेजेडी के बारे में लिखा है कवि ने, आप समझ सकते हैं। बहुत खूबसूरत है वो गीत, सुना होगा आप सब में। जो मुझे लगता है ग्राम गीतों के बारे में, लोक गीतों के बारे में पढ़ते हैं उन सब ने जरूर सुना होगा इसको। गीत है कि जिसमें एक प्रसंग है कि हिरन हिरणी का प्रसंग आ रहा है। हिरन हिरणी से कह रही है कि कैसे कल उसको देखकर जो हिरणी है वो कैसे दुखी है। तो हिरन कहता है क्यों दुखी हो। वो कहती है कल छठ है, दशरथ के घर बच्चा पैदा हुआ है, छठ है उसका, और वहां तुम्हारा मांस खाया जाएगा और तुम्हें कल मार दिया जाएगा। तो वो उसको मार दिया जाता है, उसका मांस पकता है। उसके बाद वो हिरनी दशरथ की पत्नी के पास जाती है, कौशल्या के पास, उससे कहती है रानी मेरे हिरन का मांस तो खा ही लिया, अब उसकी जो चमड़ी है उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसको टांग के रखूंगी और मैं उसे देखूंगी तो मैं उसकी सुधि मेरे अंदर बनी रहेगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इससे मैं खजड़ी बनवाऊंगी या जिससे राम खेलेंगे। अब आप देखिए कि उस राम कथा का एक पैरेलल पार्ट यहाँ कैसे उस ग्राम्य गीत में दिखाई देता है। जो जन संस्कृति है वो कैसे दिखाई देती है, उसका करुण रस कैसे यहाँ इसमें पशु पक्षी। आप देखें मनुष्य और प्रकृति का एक आपस में सामंजस्य कैसे, पशु पक्षी, पशु और मनुष्य जिसे कहते हैं उनका अंतर संबंध किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे संदर्भों के साथ अगर आप बातचीत करें तो उसकी पंक्तियां कुछ आपके सामने मैं पढ़ देता हूं अपने साथियों के लिए। कि छापक पेड़ छिउलिया तपतवन गहबर, रामा तेहितर ठाढ़ी हरिनिया हरिन के बिसूरे, चरतई चरत हरिनिया हरिनिया से पूछे, रानी की तोर चरहा झुरान की पानी बिझ मुरझियु, नाही मोर चरहा झुरान न पानी बिन मुरझियु, हरिना आज राजा जी के छठी तोहें मार डरी हैं। पुत्र जन्म के छठे दिन उत्सव में हरिन मार डाला गया। तब वो लिखते हैं कि मचिए बैठी कौशल्या रानी हरिनी अरज करई, रानी मसुआ तो सिझई रसोईया खलरिया हमें देतीउ, डारिया से टंगबे खलरिया तहेर फेरी देखब, रानी फिर मन समझाए वो जनक हरिना जीते। रानी कौशल्या रानी उत्तर देती हैं कि जाहू हरिन घर अपने खलरिया नाही देवई, हरिनी खलरी के खंजड़ी मढ़ोबय तो रामा मोर खेली हैं। अब जंगल में क्या दृश्य उपस्थित हुआ, इस पर लिखा कि जब जब बाजे खंजड़िया शब्द सुनी अन कई, हरिनी दौरी ढकुलिया के नीचे हरिन कभी सुरे। अब आप देखिए कि करुण रस से भरा हुआ ये पूरा गीत है। यहाँ टिप्पणी जो करते हैं राम नरेश त्रिपाठी वो बहुत खूबसूरत है कि भारतीय नहीं विश्व साहित्य में करुण रस के जितने गीत या कविताएं लिखी गई हैं ये कविता उस पर भारी पड़ सकती है। ये एक संदर्भ है इन ग्राम्य गीतों का। लेकिन इसके संदर्भों के साथ जो खोजबीन है, जो यात्रा है,
जो फील्ड वर्क है, जो मन की चेतना है, जो प्रतिबद्धता चाहिए, वो एक जरूरी चीज है। तब आपको ये संदर्भ इस तरह से मिलता है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इन संदर्भों के साथ अध्ययन की एक नए गवाक्ष आपके सामने खुलते हैं। आप जब केदारनाथ सिंह की कविता में भोजपुरी जनपद खोजते हैं तो सिर्फ भोजपुरी जनपद के शब्दों की व्याख्या कर से काम नहीं चलने वाला। आपको उस भोजपुर जनपद की भूमि, जन और जन संस्कृति के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं जानते तो उनके यहाँ जो शब्द आते हैं भोजपुरी जनपद के, जो स्थानीय संस्कृतियों के शब्द आते हैं, उसका अर्थ आप स्पष्ट नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो बनावटीपन तरीके से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। वहां तक आप उसको पहुंचना शायद मुश्किल होता है। ये एक संदर्भ है। मैं अपनी बात को अंतिम चरण की तरफ ले चलता हूँ अब मुझे लगता है। और वो जो मैंने बताया तृतीय चरण, और वो चरण है राहुल सांकृत्यायन ने जब बातचीत शुरू की तो उनका एक नया वितान आपके सामने आता है, मातृभाषाओं के बारे में बातचीत की। और आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने जो बातचीत रखी उसमें मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात, लेकिन आप उसको जोड़कर देखिए कि हमारे समय में भी मातृभाषाओं की शिक्षा की बात खूब हो रही है। ठीक है, मातृभाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि तकनीकी की शिक्षा, मेडिकल की सबकी शिक्षा होनी चाहिए, उसका विकास। लेकिन उसका बहुत सूत्र रूप में यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो चीजें निकल के आती हैं। असल में राहुल जी के सामने जो मॉडल था वो रूस का मॉडल था। तुर्कमान, उज्बेक, कजाक आदि जातियों में जो शिक्षा का विकास हुआ, मातृभाषाओं में सोवियत शासन ने शिक्षा का माध्यम बनाया और काफी सफल रहा वो। उसी आधार पर उन्होंने 73 भाषाओं में 73 जातियों की सूचियां बना डाली और उसका विस्तार उन्होंने किया कि मातृभाषाओं में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ठहर कर एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राहुल सांकृत्यायन ने इसकी तरफ इशारा तो किया, लेकिन राहुल सांकृत्यायन के ही घराने के ही विचारक, मतलब मार्क्सवादी घराने के विचारक रामविलास शर्मा ने इस पर तफसील से काम किया। रामविलास शर्मा ने बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए भाषा और समाज नाम की किताब में, भारत की भाषा समस्या जैसी की जो किताब है, और भी किताबों में उन्होंने लिखा, अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारत का संदर्भ थोड़ा दूसरे किस्म का है। यहाँ पर अब आप देखें कि राहुल सांकृत्यायन जब बातचीत करते हैं तो काशी की जो वज्जिका, काशिका, ये जो भाषाएं हैं उन सब की अलग अलग जातियां बनाने की बात तक कर डाले हो। तो ये हुआ कि जो विभेद इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो आपसदारी है भाषाओं की वो क्रम उसका भंग हो जाएगा, ये बात आई। तो राहुल सांकृत्यायन ने बातचीत तो की थी मातृभाषाओं के बारे में, लेकिन बहुत प्रायोगिक बातचीत वो नहीं हो पाई। असल में रामविलास शर्मा के यहाँ वो बहुत ज्यादा प्रायोगिक तरीके से, सफल तरीके से आता है। रामविलास शर्मा इस आधार पर बातचीत करते हैं, तो आप पढ़ें तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि हिंदी जात की एक अवधारणा विकसित की उन्होंने। हिंदी जात का मतलब हिंदी नेशनलिटी, आप हम सब जानते हैं। हिंदी नेशनलिटी का मतलब हिंदी बोलने वालों का समूह। और हिंदी जाति जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि हिंदी प्रदेश की जितनी बोलियां हैं उन सारी बोलियों की आपसदारी आपस में होती है। उन आपसदारी के साथ उनके बीच में हिंदी बनती है। हिंदी समस्त बोलियों का एक गुच्छा है, उसमें खड़ी बोली उसका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ये सिर्फ वो नहीं कहते कि हिंदी खड़ी बोली, वो जब हिंदी कहते हैं तो कहते हैं हिंदी और उसकी समस्त जनपदीय भाषाएं। और वो ये कहते हैं कि इससे, इसके बोलने वाले, समझने वाले, इनसे मिलकर हिंदी जाति बनती है, हिंदी नेशनलिटी बनती है। वो विश्व के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति है, हिंदी में अगर बातचीत करता है, वो मैथिली में बात करता है, वो मगही में बात करता है, वो भोजपुरी में बात करता है, वो अवधी में बात करता है, वो बुंदेली या ब्रज में बात करता है, तो वो हिंदी में बात करता है। असल में वो उसके बारे में कॉन्सेप्ट देते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह से एक जाति का निर्माण होता है जिसे हम हिंदी जाति कहते हैं। और इसे इकट्ठा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी भाषा, हिंदी जाति आपकी कमजोर पड़ेगी। इस पर बहुत विस्तार से उन्होंने जीवन भर लिखा। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश जैसी किताब, हिंदी नवजागरण पर जो काम किया, हिंदी जाति का साहित्य जैसी किताब, इस पर तफसील से उन्होंने इस पर काम किया है। तो मुझे लगता है वो बहुत मायने रखता है आज के समय में। जब हम भाषाओं की राजनीति की बातचीत करते हैं तो ये अभी आप बातचीत करें तो जैसे कि मध्यकाल में भक्ति काल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भक्ति काल के बारे में बार बार बातचीत रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति काल का कोई कवि
एक कवि से जब बातचीत करता है तो आप देखें कि इसका सबसे सुंदरतम उदाहरण अगर आप देखें कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है उसी निबंध में कि मध्यकाल का कवि नगर और ग्राम संस्कृति से आवाजाही की प्रक्रिया में सेतु का काम करता है। हमारे जो संत कवि हैं, गोरखनाथ से शुरू करके बात करके संत कवियों को, आधुनिक काल के संत कवियों को ले लीजिए, वो सब यायावरी प्रवृत्ति के संत कवि, तो गांव से लेकर शहर तक की यात्रा करते हैं और वो शब्दों का कोई टोटा उनके पास नहीं। उनके यहाँ कैसे एक साथ बहुत सारी चीजें घुसी हुई। भाषा में भोजपुरी से अवधी, अवधी से भोजपुरी, मैथिली से मगही, मगही वो कैसे एक दूसरे के यहाँ आवाजाही की प्रक्रिया होती है, उसे आप कोई छन्ना लेकर छान नहीं सकते। और आप ये नहीं बता सकते कि ये ही भोजपुरी है, इसी भोजपुरी को लेकर हमें झंडा आगे बढ़ाना है। असल में भोजपुरी का मतलब मैथिली, मगही और अवधी से मिलजुल कर एक भोजपुरी बनती है और वो आपसदारी की प्रक्रिया के साथ ही विकसित होती है। तो कौन सी भाषा किसमें कितनी घुसी हुई है हम जान नहीं सकते। एक भाषा दूसरे में समाहित होती है, अलग नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट चलता है भाषाओं का। भाषाओं में समावेशन की प्रक्रिया चलती है। भाषाओं में एकांत शून्य में कोई भाषा पैदा नहीं होती। और ये सारी की सारी जो बनावट है औपनिवेशिक चेतना की देन है। आप पढ़ें अगर तो भारत में जो 4 भाषा परिवार विश्व के बनाए गए, द्रविड़ भाषा परिवार, राष्ट्रिक भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये ऐसा विभाजन हुआ कि रामविलास जी ने व्यंग करते हुए लिखा कि ऐसा लगा जैसे 4 भारत हुए भारत और ये चारों भारत एक दूसरे से एकदम अलग। और कहना न होगा कि ये ऐसा अलगाव बना भाषिक राष्ट्र का कि वाकई आज तक सब एक दूसरे से अलग ही दिखाई देते हैं। जबकि इस भाषिक बनावट से पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तक या दूर तलक सारे के सारे संत कवियों का भक्ति काल का ले लीजिए, सब कैसे आपस में संवाद करते हैं और ग्राम्य भाषा में संवाद करते हैं, जिसे लोक भाषा भी कह देते हैं हम कई बार। उन सारी भाषाओं में वो संवाद करते हैं जहां नगर की भी भाषाएं आपस के साथ आती और जुड़ती। तो ये संदर्भ के साथ अगर आप बातचीत करें तो आपके सामने एक नया गवाक्ष खुलता है। तो मुझे लगता है कि रामविलास शर्मा इन संदर्भों के साथ जब बातचीत करते हैं तो ज्यादा बेहतर आपके सामने वो चीज निकल कर आती है। और अब मैं अपनी बात को अंतिम संदर्भ की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि इस समय मुझे लगता है घंटा भर के आसपास होने वाला है। तो मैं निष्कर्ष में अपनी बात की तरफ मैंने कुछ स्रोत आपको बताए कैसे उन संदर्भों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ शोधपरक बात करनी है तो स्रोतों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और इन स्रोतों के संदर्भ में जैसे मैंने आपसे बताया कि रामविलास शर्मा का वो उदाहरण भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति यहाँ की जाति संस्कृतियों से अलग हटकर कोई चीज नहीं है। जैसे बंगाल में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, बांग्ला जाति है। तमिलनाडु में तमिल भाषी जनता रहती है। हम लोग हिंदी जो बोलते हैं उनमें जाति चेतना कम है। बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की अपेक्षा हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में जातीय चेतना कम है। अब जब तक जाति चेतना की कड़ी को नहीं पकड़ा जाएगा, हिंदी जात को संगठित नहीं किया जाएगा, हिंदी भाषा के सारे जनपदों को मिलाकर एक बड़ा राज्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ जाति विकास नहीं हो सकता। जैसे भारत का प्रबंध करते हैं, राज्यों को अधिकार देते हैं, उसी तरह हिंदी भाषी राज्यों को मिलाकर एक राज्य बने। वहां केंद्र में जो सत्ता होगी वह सामान्य नीति निर्धारण करेगी। जो हमारे यहाँ कमिश्नरियां हैं वे किस मर्ज की दवा है, इन कमिश्नरियों को जनपदीय आधार पर पुनर्गठित किया जाए। जैसे जितने जनपद हैं, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली, इनको बुनियादी प्रशासनिक इकाइयां बनाया जाए और इसी तरह से जनपदी भाषाओं के विश्वविद्यालय खोले जाएं। ये उन्होंने एकेडमिक तरीके से बात की, इसलिए मैं दर्ज कर रहा हूं आपके सामने। और आप पढ़ें तो ये आपके सामने ये चीज नए तरह से खुलती है कि इससे असहमत हो सकते हैं, तर्क दे सकते हैं आप, लेकिन समानांतर रूप से जनपदीय चेतना, खासकर हमारा जो हिंदी जनपद है वो बड़ा उलझा हुआ जनपद है। अब जैसे मैं जिस केंद्र में हूँ तो उस केंद्र में मैं इसको मानता हूं और अपनी बात वहीं से मैं समाप्त करूंगा कि समग्र हिंदी पर जब बातचीत वासुदेव शरण अग्रवाल करते हैं तो उनका ये कहना है कि हिंदी खूबसूरत तब बनेगी जब तमाम जनपदी भाषाओं से टेक्स्ट को लिया जाए, लेकिन उसका विचार साहित्य खड़ी बोली में। आप ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली में हो का मतलब ये है कि सारी भाषाओं से जुड़कर हिंदी बनती है।
शिवदान सिंह चौहान को आप याद करिए, शिवदान सिंह चौहान इसके विरोध में आते हैं और उनका हिंदी साहित्य का 80 वर्ष इसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन संदर्भों के बारे में बातचीत करिए तो मैं महसूस करता हूँ इस चीज को संध्यन केंद्र में रहते हुए कि जब भोजपुरी वाला बातचीत करता है तो उसे लगता है कि भोजपुरी के अलावा और कोई भाषा है ही नहीं जनपदी चेतना में। उसे मगही मैथिली की कोई याद ही नहीं आती। और वो भाषा सांस्कृतिक चेतना, ग्राम्य चेतना से ज्यादा राजनीतिक चेतना की तरफ बहुत सारे गीत इस पे लिखे गए हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में कैसे लाया जाए। मतलब इस पर ही पूरा का पूरा, मतलब सबसे बड़ा आंदोलन उनके लिए ये है कि 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं आ पाई। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इन भाषाओं की आपसदारी के साथ इसको विकसित कैसे किया जाए। और एक खास बात और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब विचार साहित्य खड़ी बोली में होना चाहिए। मैं भोजपुरी जनपद में बातचीत करता हूँ तो भोजपुरी जनपद की पत्रिका अगर आ रही है तो टेक्स्ट तो भोजपुरी का होना चाहिए, लेकिन उसका आशय हिंदी खड़ी बोली में होना चाहिए। तभी हिंदी का दूरवर्ती विद्यार्थी, जो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी का गद्य कितनी जल्दी आप समझ लेंगे। आपको मैं कहूं कि आधा घंटा भोजपुरी का गद्य बोलिए, आप भोजपुरी इलाके के हैं, कितना लड़खड़ा के आप बोलेंगे। ये कहिए कि लटपटा के बोल तो लेंगे, लिखने में तो पसीने छूट जाएंगे फिर आपको कि क्या क्या शब्द कहाँ कहाँ से ले आए। तो इस झरने में जो झरना चल रहा है उसको बाधित नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट का अध्ययन करिए। आप टेक्स्ट लिखिए, आप उपन्यास लिखिए, आप कहानी लिखिए, आप कविता लिखिए, आप गीत लिखिए, उसको लिखिए, उसकी व्याख्या करिए। इसीलिए हमने अपने अध्ययन में व्याख्यान माला शुरू की तो हमने सबसे साथियों से अनुरोध किया। अभी चंद्रशेखर मिश्र पे बातचीत कराई हमने, बावला जी पे बातचीत होनी है। मैंने कहा आप हिंदी में बोलें, टेक्स्ट आप भोजपुरी का दें उनका और हिंदी में व्याख्या करें। तो हमारा जो हिंदी का विद्यार्थी है जो बंगाल से आया हुआ है वो जानेगा ना बावला जी कौन है। एक तो हिंदी और दूसरी भोजपुरी में बोलेंगे आप, तो टेक्स्ट से वो जो व्याख्या की जाएगी तब वो ज्यादा बेहतर, उसका समग्र हिंदी तब बनेगी। तो ये एक संदर्भ आपके सामने आता है, इसका अध्ययन इस तरह से होना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अंत में एक बात यही कि जो समग्र हिंदी नाम का निबंध है उस हिंदी में बातचीत करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और ये कहते हैं कि हिंदी में तमाम सारी जनपदी भाषाओं का जो अध्ययन कोश है, जो ज्ञान है, जो संपदा है, उसका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए। तब हिंदी ज्यादा बेहतर समृद्ध बनेगी और हिंदी में वो विचार साहित्य आपके सामने आना चाहिए। और इसी संदर्भों के साथ हमारे कवियों को हमें पढ़ना चाहिए और यही आपसदारी हमें आपस में जोड़ती है। केदारनाथ सिंह की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। मैं दोनों को प्यार करता हूँ और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 वर्षों से दोनों को दोनों में खोज रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रभाकर जी, बहुत बेहतरीन व्याख्यान रहा। और संक्षेप में दो मजेदार पंक्तियां आपके व्याख्यान के दरमियान मुझे याद आ रही थी। एक तो पंक्ति किसी फिल्म की का एक डायलॉग है कि गांव में डिप्रेशन को भी डिप्रेशन हो जाता है। ग्रामीण संस्कृति के बारे में एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे और मित्र हैं, दिल्ली में ही हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। तो बता रहे थे कि दिल्ली गांव की एक जब बारे में बातचीत होने लगी तो उन्होंने बताया कि गांव में आदमी मर तो सकता है लेकिन सर नहीं सकता। कहने का अर्थ है कि महानगरों की त्रासदी है कि महानगरों में क्या लोग बात। मृत्यु के बाद 3-4 दिन बाद तक पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि हाँ पड़ोस में कोई रहता था, और जब दुर्गंध आती है तब जाके लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई रहता था और उनकी हो गई। तो उन्होंने बताया कि गाँव की ग्रामीण संस्कृति की विशेषता बताते हुए वो कह रहे हैं कि गांव में मर तो जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, कोई ना कोई आकर के वो सही समय पर उनकी सही बात, सही उनका बात। दाह संस्कार हो जाएगा। इस चर्चा के क्रम में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कुछ मित्रों की टिप्पणियां होंगी तो हम उसे भी शामिल करेंगे। अभी विशाल विक्रम जी को अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, तो विशाल विक्रम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट कर लें। और भी कोई मित्र अगर अपनी बात कहना चाहें तो हैंड रेज करें और हम लोग उनको सुनेंगे। विशाल विक्रम जी। सर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है विशाल जी, बोलें। सर की आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया व्याख्यान था और सुन के एकदम मजा भी आ गया और वो थोड़ा बढ़ा भी ये सब जनपदीय अध्ययन। और वो मुझे सर बस एक चीज को स्पष्ट करना है जी। कि हिंदी में सामान्य तौर पर
जनपदीय अध्ययन को और लोक के अध्ययन को और जैसे कि रामविलास जी जाति का जो कंसेप्ट करते हैं, वो सब बहुत आसपास की अवधारणाएं हैं। और कई बार वो एक दूसरे के समानार्थी के अर्थ में इस्तेमाल होने लगती हैं। जी तो मुझे बस ये सर आपसे अनुरोध करना है कि इनके बीच में जो बारीक अंतर है उसको कैसे समझा जाए। जैसे मैं एक बात को और जोड़ देना चाहता हूं ताकि वो स्पष्ट हो जाए कि रामविलास जी जो जाति की अवधारणा देते हैं उसका आधार भाषा है। और हालांकि उस पर बहुत विवाद है कि वो एक जाति की अवधारणा बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्योंकि हिंदी प्रदेश हिंदी खुद भी इतनी भाषाओं से और इतनी तरह की संस्कृतियों और इतने तरह के पृष्ठभूमियों से बनी है कि उसे एक इकाई की तरह कैसे माना जा सकता है। जी जी तो क्या जनपदीय अध्ययन का आधार इस तरह से जो लोक भाषाएं या लोक बोलियां हैं वह है, या कुछ और भी संदर्भ है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि सांकेतिक ढंग से ही इस पर मैंने बातचीत की और इसे हमें तफसील से जानने के लिए कुछ स्रोतों के बारे में मैंने आपसे बताया। और हमने ये बताया कि जैसे शुरू में ही मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिक्र किया और हमने बताया आपको कि लोक और जनपद दो अलग चीजें। जब जनपद हम कहते हैं तो उसमें ग्राम का समूह जनपद की इकाई के रूप में आ रहा है, जैसा कि वासुदेव शरण अग्रवाल के हवाले से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हवाले से, राम नरेश त्रिपाठी के हवाले से हमने बातचीत की। लेकिन बारीक अंतर, अब ध्यान रखिएगा कि उसमें भी लोक पर जब वो बातचीत करते हैं तो शहर और ग्राम के बीच में जो एक संस्कृति की चेतना है, जिसमें पोथियों को आधार तो नहीं बनाया जाता लेकिन चेतना के साथ कैसे उसका विस्तार होता है। और ये इतिहास साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपने जरूर लोक और शास्त्र के द्वंद्व में लोक बनाम शास्त्र पर बातचीत करते हुए ये आपने पढ़ा होगा। आचार्य शुक्ल बनाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बहस है उसमें उनका जो लोक है, दोनों में अंतर क्या है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं भाषाई के आधार पर ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो स्कॉलर्स हैं इनका जो कहना है कि ग्राम संस्कृति में जब हम बातचीत करते हैं तो उसके रूट्स पे जाने की जरूरत है। और वो जो रूट्स हैं वो ग्राम संस्कृति के जड़ तक जाकर ही आप उसे पहचान सकते हैं। बाहरी प्रदेश में आपको वो बहुत उदासीन तरीके से दिखाई देगा, बहुत बिखरा हुआ सा दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसमें तफसील से जाएंगे, बहुत गहराई से उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो कथाएं हैं, वहाँ के जो गीत हैं और स्थानीय भाषाओं में वो गीत लिखे गए हैं। वो ग्राम देवता पर गीत हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे गीतों में मनुष्य और प्रकृति का जो अंतर संबंध है, जो भाषा कृषि का जो संदर्भ आता है, मनुष्य का जो संदर्भ आता है, वो सारा का सारा उस भाषिक चेतना के साथ ही आप उसे जान सकते हैं। उसके अध्ययन के लिए ये हमने आपको अध्ययन की आंख वाला जो निबंध जिक्र किया, उन्होंने ये बताया भी कि वहां की भूमि को भी ना जाने, वहां के जन को भी ना जाने, वहां की जन संस्कृति को भी ना जाने, आप उस भाषा को नहीं जान सकते। अब उस भाषा को आप जानेंगे तभी आप तफसील से उस गीत का आशय समझ पाएंगे। एक ऊपरी तौर पर हम सब समझ लेते हैं, बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं, लेकिन उस कथा रस को, उस गीत रस को अंदर तक जानने के लिए उन उस भाषिक अवयवों को जानना बहुत जरूरी है। और इसको बहुत एकेडमिक और बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने तफसील से इस पर वासुदेव जी ने बताया कि ये तुरंत जान लेने से आप इसको नहीं जान सकते। तो आप देखिए कि इसमें रामविलास शर्मा जब बातचीत करते हैं, जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बातचीत करते हैं, या राम नरेश त्रिपाठी, वासुदेव शरण अग्रवाल, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क है सब में। फर्क ये है कि ग्राम में लोक नहीं है, लोक ग्राम में नहीं है, लेकिन ग्राम और लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मतलब एक दूसरे से खाद पानी अर्जित करते हैं। कहाँ प्रस्थान बिंदु बनता है, कहाँ डिपार्चर है उसका, वो जानने की जरूरत है। ये अध्ययन की आंख वाले निबंध से आप जान सकते हैं। दूसरे, जब आप समय के साथ उसका अध्ययन करेंगे तो भी आपके पास एक चश्मा आपके पास होना चाहिए अपने समय का, अपनी भाषिक संस्कृति का, चेतना का, वो भी देखते रहना चाहिए। और उस पर बहस और मुबाहिसा और रिसर्च की दृष्टियों के साथ आप बात कर सकते हैं। जैसे कि रामविलास शर्मा की जो हिंदी जात की अवधारणा है उसे बहुत तरह से प्रश्नांकित किया गया, लेकिन मुझे उनकी सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि जो जनपदी भाषाओं की आवाजाही की बात वो करते हैं, और जनपदी भाषाओं की आवाजाही की बातचीत जब वो करते हैं तो वो कहते हैं कि एक
एक ही जनपद में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में आपसदारी बहुत ज्यादा है, और उस आपसदारी के बारे में बातचीत करते हुए आपको उसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं आपके उत्तर से जोड़कर एक निबंध का जिक्र कर रहा हूँ। ये प्रतिमान नाम की पत्रिका मेरे पास है। इसका ये जुलाई दिसंबर 2013 का अंक है। इसमें एक निबंध है, बहुत विस्तार से जनपद चेतना पर है, औपनिवेशिक आधुनिकता और जनपदी संस्कृति। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का जिक्र है, फिर डीडी कौशाम्बी का जिक्र है, फिर तीसरे पे नृतत्व शास्त्री हैं बर्नार्ड एस कोन, इनका जिक्र है। और इन्होंने ये लिखा है कि सभ्यता में जहां समग्रता है वहीं जनपदीयता में विविधता है। उनके अनुसार जनपदीयता आधुनिक समाज विज्ञान में एक व्यापक प्रत्यय रही है जो मुख्यतः भौगोलिक आधार पर परिभाषित की जाती है। इसलिए भौगोलिक आधार पर जब परिभाषित की जाती है तो समय के प्रत्ययों के साथ भौगोलिक प्राकृतिक रूपों के अलावा ऐतिहासिक और भाषाई आधार पर जो घटक हैं वो बदलते रहते हैं। इसलिए कोई वस्तुनिष्ठ तरीके से, रूढ़ तरीके से आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी आंख आपको बदलनी, मतलब आपकी दृष्टियां बदलनी पड़ेंगी। उदाहरण के लिए मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जिक्र कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो लिखा है उसी चश्मे से ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। वो एक स्रोत है हमारे सामने। चूंकि चीजें बहुत बदल चुकी हैं, ग्राम संस्कृति बदल चुकी है, वहां के अवयव बदल चुके हैं, तो देखने का नजरिया भी हमारा बदला हुआ होना चाहिए, और ये गतिशीलता के साथ चीजों को देखना और परखना चाहिए। तो इतिहास, समाज विज्ञान के दृष्टियों से भी भाषाई अध्ययन किस तरह से हो रहा है, इससे भी हमें गणेश देवी का अध्ययन इस बीच जो आया है भाषाई सर्वेक्षण का, वो भी हमें ध्यान में देना चाहिए। ग्रियर्सन ने जिस तरह से काम किया, वो अपने समय का महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग थी। तो ये सारे बहुत सारे स्रोत हैं। इन स्रोतों से हमें उन स्रोतों से हमें इन टूल्स से घुसना चाहिए इन अध्ययनों में, और शायद बेहतर रिसर्च कुछ हम इससे कर सकते हैं। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। डॉक्टर अनुपमा जी कुछ बात करना चाहिए। डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी। धन्यवाद सर। नमस्ते प्रभाकर सर। नमस्ते नमस्ते। जी मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि पटेल में 20-25 लोग हैं, और एक मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो जो मैं बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण भारत में रहती हूँ, और आपने बड़े ही बारीकी से ये अंतर स्पष्ट किया कि लोक में और ग्राम में और जनपद में अंतर क्या है। पर दक्षिण भारत में, यहाँ पे अजिता जी और डॉक्टर टी सिंधु जुड़ी हैं, ये सब सहमत होंगी। दक्षिण भारत के चारों राज्य में लोक को जनपद के नाम से ही जाना जाता है, और जनपद गेलू, जानपद पदालू आदि नाम से वो व्यवहृत होते हैं। तो ये मैं दक्षिण भारत के बारे में बताना चाहती थी। जो मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा ये है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी, रामविलास शर्मा जी, नागार्जुन, त्रिलोचन, इन्होंने एक बहुत ही थाती हमें परोसी, अरे दी है, समाज में दी है, परोसी है। लेकिन अब उस परंपरा के बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कोई ऐसे समर्पित साहित्यकार हैं जो लोग के उत्थान के लिए कार्यरत है, या फिर किस ढंग से उस लोक को हम पुनर्स्थापित करके एक नई दिशा दे सकते हैं? ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं, ऐसे निबंध लिखे जा रहे हैं आज भी। जी, तो बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आप उसको थोड़ा इस तरह से समझें कि जब हम जनपद पर बातचीत करते हैं, लोक में, जैसे मैंने बताया, सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जी स्थानीय तरीके से उसके बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि लोक में जनपद समाया हुआ है, ठीक है, एक तरह से समझा जाए तो। बोलने में कई बार उसका अध्ययन, लेकिन जैसे ही एकेडमिक दुनिया में हम प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा स्रोतों के बारे में बात करते हैं, तो बारीक छानबीन में हम उन स्रोतों के द्वारा, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने टूल्स दिया हमको कैसे देखा जाए, तो हम उसमें इस तरह से प्रवेश करते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल में जनपद और लोक को, इन सबको लगभग हम प्रायः एक ही अर्थ में ले लेते हैं, और वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवाजाही की प्रक्रिया सब में है, लगभग टूल्स छोटे छोटे मिलते जुलते हैं। लेकिन जब तफसील से उस पर विचार करते हैं तो कहाँ वो अंतर आता है, उस पर ये हमने आपके सामने अब निबंधों के बारे में जिक्र भी किया। और एक शोधार्थी जब बातचीत करता है तो उसी टूल से उसमें प्रवेश करता है। एक तो ये मुझे लगता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस समय हमारे निगाह में ये है कि हमारे जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, स्थानीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं, एक तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृतियों के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ स्थानीय बोली बानी में लिख पढ़ रहे हैं।
जी दूसरे समाज विज्ञान में इस बीच में काम काफी हो रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया कि गणेश देवी का रिसर्च जो भाषा का सर्वेक्षण है, इसके अलावा जो CSTS जैसी संस्था है, और समाज विज्ञान के तमाम सारे संस्थाओं में भाषा के संस्थाओं के द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं। बहुत बारीकी के साथ उसको रिकॉर्डेड तरीके से काम किया जा रहा है। और एक इस बीच फील्ड वर्क में ये चीज बढ़ी है, जिसमें जैसे इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है, जिसमें बद्री नारायण जी ने काम किया है बहुत इस विषय पे। और उन्होंने आप पढ़ें उनको अगर, तो उन्होंने तमाम सारे संदर्भों के बारे में बातचीत की। जैसे रिसर्च ओरिएंटेड किताबों के बारे में बात करें, अब उन्हीं के घराने के बहुत अच्छे स्कॉलर है रमाशंकर सिंह। उन्होंने मछुआरों पर एक काम किया है, जिसकी पुस्तक का नाम है नदी पुत्र। तो नदी पुत्र पर आप बात करें तो मछुआरों का पूरा अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया है। मछुआरों के गीत कैसे होते हैं, उनकी भाषा कैसी है, और रिकॉर्डेड तरीके से बहुत तफसील के साथ फील्ड वर्क किया है उन्होंने। उसकी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसमें उन्होंने काम किया है। तो जातियों के आधार पर, इन सब के आधार पर, स्थानीयताओं के आधार पर बहुत सारे काम संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। इसे हमें देखना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि साहित्य में ये काम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वो कमतर होता है। साहित्य में रिसर्च जो हो रहा है वो बने बनाए ढांचों पर हो रहा है। जैसे अभी हमारे विभाग से बहुत सारा रिसर्च हुआ। जैसे अभी एक रिसर्च आया किराना सिंह की कविताओं में भोजपुरी जनपद। लेकिन जब तक जनपदीयता को, आप जनपद को स्पष्ट नहीं करेंगे तो कैसे उनकी कविता में ढूंढेंगे? सिर्फ शब्दों को उठाकर रख देने से तो रिसर्च नहीं होता। तो ये सारी चीजें थोड़ा देखने की जरूरत है। अप्रोचेस बहुत विस्तार से हमारे सामने आ चुके हैं, रिसर्च बहुत अच्छे से आ चुका है। तो उन सबको देखने की जरूरत है। कुछ उदाहरण मेरे सामने अभी फिलहाल इतने ही आ रहे हैं। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया अनुपमा जी। कोई और मित्र यदि अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप जी से कि मानवेंद्र प्रताप जी धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे। डॉक्टर मानवेंद्र जी। बहुत बहुत आभार सर। सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। आवाज आ रही है सर न मेरी? हाँ, आ रही है मानवेंद्र जी, आ रही। हाँ सर, प्रणाम। तो सबसे पहले तो आज का जो ये कार्यक्रम है, भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की ओर से यह जो आयोजन हुआ है, यह दूसरी श्रृंखला है आज। और बुनियादी तौर पर यह शोध की संभावनाएं, उनकी चुनौतियां, और जो हिंदी में नए नए विषय और जरूरी विषय हो सकते हैं जिन पर की काम किया जाना जरूरी है, तो उनकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इन विषयों को लेकर ये व्याख्यान आयोजित किया जा रहे हैं। उस क्रम में जो आज का यह जनपदीय अध्ययन को लेकर जो यह बातचीत रही है, निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत ही समृद्ध करने वाली रही। और अन्य जो साथी हमारे इसको सुन रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से और फेसबुक पर भी, निश्चित ही उनके लिए भी यह समृद्ध करने वाली बातचीत रही होगी। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी के व्याख्यान में मैंने ये अलग से चीज जो ध्यान दी कि बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने आए, जिनमें से कुछ संदर्भों को गाहे बगाहे पढ़ते हुए बातचीत के दौरान हम लोगों ने कभी ना कभी सुना है, कुछ पढ़ा है। ये बहुत सारी नई चीजें भी आई और नए तरीके से उन पर बातचीत करने के लिए, नए तरीके से उनको पढ़ने के लिए कई नई संभावनाएं हमें दिखाई दी। तो आज के कार्यक्रम का यह हम सबके लिए एक हासिल है। और मैं जब ये देख रहा था कि बनारसी दास चतुर्वेदी से लेकर उनकी विकेंद्रीकरण की जो विचारधारा, जो थ्योरी आई, वहां से लेकर और राहुल जी, रामविलास शर्मा तक का जो एक विस्तृत अध्ययन है, उसको 1 घंटे में समेट पाना, सवा घंटे में समेट पाना, निश्चित ही हमारे वक्ता के लिए भी एक चुनौती का काम रहा होगा। और बहुत सारी बातें चाहे अनचाहे भी उनसे छूट गई होंगी। और निश्चित ही कभी अगर आगे अवसर हम चाहेंगे कि यदि कुछ इस तरह की बातचीत बन पड़ी, तो आगे भी इस तरह की बातचीत को एक विस्तार दिया जाए। मैं जब देखता हूँ, मुझे एक आध छोटी मोटी टिप्पणी करने के लिए भी कहा गया है, तो बहुत टिप्पणी जैसा तो नहीं, एक आध बातें जिज्ञासा के रूप में या जो मेरे मन में इस व्याख्यान को सुनते हुए आई, उन्हीं को मैं यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे मैं देख रहा था कि भाई सत्ता, भाषा, जैसे लोक जीवन की हम बात कर रहे हैं, लोक भाषाओं की बात कर रहे हैं, और मैं देखता जा रहा हूँ कि भाई सत्ता का जो संबंध है भाषा से, जीवन से, जनपद और राष्ट्र के जो संबंध हैं, तो इन पर भी एक नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि भाई हम जनपद को और राष्ट्र के संबंधों को जरा, जब आज के दौर में जबकि राष्ट्र एक तरह से बहुत बड़ी, मतलब केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में राष्ट्र एक बहुत बड़ी शक्ति और सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित है,
वैसे में जनपद और राष्ट्र की जो संबंध हैं उन्हें कैसे देखा जाए या उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए। फिर जो सत्ताएं हैं अलग अलग तरीके की, चाहे सामाजिक सत्ताएं हो, राजनीतिक सत्ताएं हो, भाषा के भीतर जो राजनीति हम देखते हैं कि भाई मैं लोग, हमारे लोक गीत हैं, लोक भाषाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, हालांकि उनकी चर्चा आज थोड़ी कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोक गीतों के साथ साथ लोक गाथाओं की भी चर्चा इन प्रसंगों में की जानी चाहिए। तो मैं ये देख पाता हूँ कि भी किस तरीके से, अब जैसे हम पुरानी क्लासिकल भाषाओं का उदाहरण लेते हैं, संस्कृत, फारसी, इन भाषाओं का लेते हैं, कि आज भी हमारे कहीं ना कहीं हमारी भाषा और इन चीजों में मौजूद हैं। और ये दूसरी तमाम लोक भाषाएं मौजूद हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने आदिवासियों तक की भाषा से जोड़ा कि भाई हिंदी या जो भाषा, उसमें किस तरह से आदिवासी लोगों की भाषाओं के शब्द आते हैं, और भारत किस तरह से बहुवचन का देश है। तो लेकिन हम देखेंगे कि हम उनकी खोज कम कर पाए हैं, हमारे सामने वो चीजें कम आ पाई हैं, जबकि क्लासिकल भाषाएं जो हमारी हिंदी के साथ और दूसरी भाषाओं में जुड़ी हैं वो हमें आसानी से हमारे पहचान में आ जाती हैं, एक सामान्य देता को भी पहचान में आ जाती हैं। तो ये सब कुछ सवाल मेरे मन में रहे, सवाल या जिज्ञासाएं रहीं, और कुछ बातें जो आई जिन पर मैं भी कभी आगे विचार करने का प्रयास करूंगा। कुछ चंद बातें, बहरहाल मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप मेरे गुरु भी हैं और अतिरिक्त स्नेह भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए आपका मिलता रहा है, परंतु आज भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की ओर से मुझे आपको धन्यवाद कहना है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और विस्तार से अपनी बातचीत रखी। मैं बहुत आभारी हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हम सबके अत्यंत ही सक्रिय साथी, जो कि इस कार्यक्रम के वही संचालक और उस समूह के भी तमाम कार्यक्रमों में बहुत ही सक्रियता के साथ गतिविधि करते रहते हैं, और हम सबको भी उनको देखकर सीखते हैं, समझते हैं, डॉक्टर राजेश पासवान जी का, और आज के कार्यक्रम में जुड़े हमारे उन तमाम साथियों का, डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी और डॉक्टर नुमा तिवारी जी ने, जिन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे और जिनके माध्यम से विस्तार, इस व्याख्यान को और थोड़ा विस्तार मिला, थोड़ी कुछ नई बातें हमारे सामने आई। तो अपने इन दो साथियों के प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और वे सभी साथी, वे सभी मित्र जो इस व्याख्यान में जूम मीटिंग के माध्यम से और फेसबुक पर हमारे साथ लगातार बने रहे हैं, उन सब के प्रति मैं बहुत ही विनम्रता से और अदब से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आप सबका।